CNBC आवाज़ HDFC स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। अब हम तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए प्रशांत सावंत और गाबा सर पिछले शो से बने हुए हैं। उसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन जुड़ेंगे और जनादेश पर बात करने के लिए और इसके बाज़ार पर क्या मायने होंगे ये जानने के लिए हम चलेंगे हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा से। तो ये सब कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। और निफ्टी करीब 38 पॉइंट नीचे, मिड कैप 325 पॉइंट नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी में अब करेक्शन थोड़ी सी बढ़ रही है। अब 425 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। आज मार्केट को अगर एक सेक्टर का सहारा है तो वो है FMCG। लीवर 6.5% ऊपर, डाबर 6.5% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट्स 6% ऊपर, इंडेक्स इटसेल्फ 5% से ज़्यादा ऊपर। कोलगेट, यूनाइटेड ब्रूअरीज, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क, एशियन पेंट्स, ये सब के सब स्टॉक्स, बाटा, उसको अगर आप कंजम्पशन में जोड़ना चाहें तो ऊपर हैं। नीचे क्या है? डिफेंस और PSU स्टॉक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 8.5% नीचे, REC 8% नीचे, BPCL, HPCL, BHEL ये सभी नीचे, IRCTC, PFC और कुछ हद तक लार्सन एंड टुब्रो 6% नीचे। तो ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीरो जी हाँ, और याद रखिएगा निफ्टी बैंक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो आता है करीब 46,329 पे, और हम करीब 570 पे हैं, क्लोज टू 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं लगभग पिछले 10 वर्षों की कल प्राइस रीडिंग कर रहा था अनुज। एक टेंडेंसी है जब निफ्टी बैंक 200 डे तोड़ता है तो इसकी एटलीस्ट एक टेंडेंसी होती है कि कुछ टाइम स्पेंड करता है 200 डे के नीचे। वर्सेस निफ्टी इसकी क्या टेंडेंसी है रहने की उसकी। देखिए क्या होता है ना, निफ्टी में आज किस चीज़ का फायदा मिल रहा है? डिफेंसिव वो उसको फायदा मिल ये रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो लोग समझ जाते हैं ना इस टेक को, क्योंकि कई बार होता है कि हम कहते हैं बैंक निफ्टी चेस करो, कई बार हम कहते हैं निफ्टी चेस करो, कई बार हम कहते हैं कि नहीं दोनों अवॉइड करो। कल बाजार में 11:30 बजे मैसेज दे दिया 100% कि ये बस ये बैंक निफ्टी कोलैप्स करने वाला है। बिल्कुल समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मीनवाइल चलिए अभी काम करते हैं। आपने अनुज से भी समरी मार्केट की थोड़ी सी समरी, लेकिन इस बीच अब ट्रेड्स को कलेक्ट करते हैं। और प्रशांत सावंत, प्रकाश काबासर पिछले कार्यक्रम से, और नीलेश जैन सेंट्रल ब्रोकिंग से हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। नीलेश, आपका व्यू इस वक्त और आपके मतलब ट्रेड व्यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेंद्र जी। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव पॉजिटिव साइड में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। और सबसे पहला ट्रेड FMCG स्पेस में है टाटा कंज्यूमर। इस पर्टिकुलर काउंटर में बहुत ही बेहतरीन एक कॉपी बुक स्टाइल, एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक ने अपने 50 DMA को भी ब्रेक किया है और ये जो मूव आया है यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 1170 और 1200 तक के टारगेट के लिए फिलहाल 1140 1145 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे 1125 का स्टॉप लॉस रख के टाटा कंज्यूमर को लॉन्ग करने की सलाह होगी फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 1170 एंड 1200। इसके अलावा देखिए, विद इन दिस स्पेस पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ये एक दूसरा स्टॉक है जहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई यहाँ पे काउंटर लगा चुका है आज, और ये मूव यहाँ से 3200 और 3300 इन दो टारगेट के लिए एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 3100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी एंड पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। पिडिलाइट इंडस्ट्री में भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो टाटा कंज्यूमर और पिडिलाइट, दो FMCG नेम्स इस समय आपके रेडार पर। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। आपने क्या पिक किया? मैंने पिक किया आई थिंक बजाज ऑटो, मुझे पसंद है बिल्कुल, और लगता है कि 9475 पर ट्रेड कर रहा है। 9400 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट करीब 9600 के नजर आते हैं। तो यस, बजाज ऑटो पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त आई थिंक वो है बर्जर पेंट्स। यहाँ पर एक अपमूव शुरू हुआ है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 471 के आसपास, स्टॉप होगा 465 बर्जर पेंट्स, तो टारगेट होगा 480 490 पकड़ सकते हैं। यस, 490। ओके, तो ये प्रकाश सेक्रेटरी उसके। प्रशांत जी, आपके ट्रेड्स। वीरू जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दो अपडेट्स होंगे। सबसे पहले जो मेरा टॉप कॉल था एशियन पेंट्स, ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है, 3000 के नजदीक हाई बन चुका है, उसको ट्रेल करना चाहिए, स्टॉप लॉस आना चाहिए 2960 पे। और दूसरा जो सस्ता ऑप्शन ग्लेनमार्क का मैंने दिया था वो भी ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक, 65 का टारगेट था, 61 का हाई बना चुका है, वहां पे भी ट्रेल करके जो स्टॉप लॉस आपका होगा वो 50 के आसपास लाइए, आपके दोनों ही पोजीशन सेफ हो जाएंगे। जहां तक अभी के ट्रेड्स की बात है तो फर्स्ट मुझे दीपक नाइट्रेट में थोड़ा एक वीक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 2225 2225, टारगेट होगा 2025 2025 का,
और मिड कैप आईटी एम्फेसिस में मुझे एक अच्छा बेस बना हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ बाइंग की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 2270 2270 पे, और टारगेट होगा 2425 2430 2430 का। ओके तो चलिए ये इस समय की ट्रेड्स, लेकिन एक काम करते हैं, आज बीरू और मैंने डिसाइड किया कि ट्रेड थोड़ी थीने रखेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे अब इन्वेस्टर्स की कंसर्न एड्रेस करने के लिए कि अब करना क्या है। कल मार्केट में भारी गिरावट आई थी, आज थोड़ी रिकवरी है, लेकिन उतार चढ़ाव काफ़ी है। इस फेज़ में क्या करना चाहिए जानते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने ये सारे फेजेस देखे हैं और नेविगेट भी करें, तो उनसे पूछते हैं कि क्या करना है। समीर अरोड़ा, जिनके पास 30 सालों का अनुभव है, 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है एक्चुअली, उनके पास चलते हैं। समीर जी गुड मॉर्निंग। इससे ज्यादा का है, लेकिन 30 भी काफी लगता है, तो इतने पे छोड़ दें। हाँ, मैं कहा 30 से ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वो थोड़ा सा आपकी उम्र ज़्यादा लगेगी, इसके लिए मैंने 30 पे छोड़ दिया। वैसे तो मैं ज़्यादा बोलने वाला था। समीर जी, कल का जो मूव आया उसको देखकर कुछ लोगों ने पैरेलल्स ड्रॉ करे 2004 से, क्या वो कंप्लीटली मतलब थोड़ा सा बेसलेस होंगे या फिर थोड़ा सा रिस्क है मार्केट में कि एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकती है मार्केट में? बट 2004 मैं नहीं सोच रहा, बिकॉज 2004 में देयर वाज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड विल हैव 2 इंपॉर्टेंट कोalition पार्टनर होंगे, एंड उनमें से एक तो चीफ मिनिस्टर अभी बन गए हैं, तो उनको आप कोई पैकेज दीजिए, कोई आंध्रा को पैकेज दीजिए, जो भी, एंड सिमिलरली विद द नीतीश कुमार एंड ऑल। बट बॉटम लाइन इज अभी के लिए बिकॉज यू हैव द हाईएस्ट सीट्स, तो पहले प्रेसिडेंट आपको ही बुलाएंगे और काम भी जल्दी जल्दी होगा, बिकॉज लोगों को, बाकियों को टाइम ना दिया जाए। तो ये मुझे लगता है 1-2 दिन में ये खत्म होने वाला है। मैंने सुना, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सैटरडे को ही स्वेरिंग इन है। सो घूम फिर के अगर आप ये अज्यूम करें कि बीजेपी और मिस्टर मोदी विल बी द फेस, तो आप ऑन द मार्जिन चेंजेस कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि अब आगे गवर्नमेंट, तो इसलिए जो पुरानी चीजें हैं वही चलेंगी, लेकिन आपको ये लगता है कि अगर उन्होंने सारी की सारी चीजें कांग्रेस वाली अडॉप्ट कर ली और सब लोगों को 8-8 हजार रुपए भेज दिए, तो फिर वो सब लोग जाके वहां कॉस्मेटिक खरीद रहे होंगे और नूडल खरीद रहे होंगे और वो साथ में पेंट भी करने लग जाएंगे अपने घर। ऐसा चेंज लगता है आपको? ये तो ऐसा हो गया जैसे वो टर्मिनेटर अगर आपने देखी थी, वो टच करता था तो वो दूसरा बंदा बन जाता था, वो जो उसकी पर्सनालिटी आ जाती थी। इतना थोड़ा चेंज होता है। आपको है कि मोरलेस पुरानी पॉलिसीज है, उसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा था कि आप रोड बनाओ, डिफेंस को इंडिजनाइज करो या जो भी, साथ में आपको जॉब्स एंड और मे बी इवन डायरेक्ट कुछ पेमेंट करनी पड़े एज अ लर्निंग, कि आपने सीखा कि वो जरूरी है इंडिया में, तो आपने 0.3-0.4% डेफिसिट या तो बढ़ा दिया या इधर से उधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट ऐसे लगता है कि 2 दिनों में एक इंफ्रा टाइप कंपनी ले लें, कोई सी भी बड़ी वाली जो कंपनी हो, और एक कोई कंज्यूमर टाइप कंपनी ले लें, उसमें इफेक्टिवली दोनों में 26 से 28% की परफॉर्मेंस डिफरेंस हो जाए। दैट मीन्स फिलोसॉफिकली कोई आदमी एक स्टॉक को 13% डाउन बेच रहा है, दूसरे को 13% अप लेने के लिए, एज इफ कि कल से ये बंद और खाली आपके घर में पर्सनल कंज्यूमर गुड्स आएंगे। इतना ज्यादा वायलेंट की जरूरत नहीं थी। बट अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तब ये फर्क होता है कि सौते वाले चलने थे जो अब चल रहे हैं, एज इफ की गवर्नमेंट चेंज हो गई है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि सारे प्रोग्राम रुक जाएंगे, बिकॉज अगर वो चाहे प्रोग्राम नई गवर्नमेंट को वैसे ठीक लगते हो, लेकिन वो उनको रोक देते हैं क्योंकि वो अपना उसके ऊपर लेबल डालना चाहते हैं, वो थोड़ा सा उसको ट्वीक करना चाहते हैं, उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरे पार्टी से अलाइंड है। तो वो अलग गेम है। उस गेम के लिए ये फॉल्स जस्टिफाइड है 20-25% की जो स्टॉक्स में हुई। सेम गवर्नमेंट में, सेम मैनेजमेंट, सेम शक्लों में एक आध मिनिस्ट्री का कोई और भी हो जाए तो फर्क है, बट इतना फर्क नहीं है। वो टर्मिनेटर 2 थी वैसे समीर जी, टर्मिनेटर 2, जिसमें वो चेंज हो जाता था वो बंदा जिसको टच करता था। हाँ, वो टर्मिनेटर, हाँ 2 थी वो। हाँ बहुत अच्छी फिल्म थी मेरे ख्याल से आज तक वही हो रहा है। आपने टच किया जी, अब हम सारी बातें वही वाली करेंगे। लेकिन अगर आप एक और सोचिए, अगर हम डरते थे कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो ये स्टॉक चलने थे, तो ये स्टॉक गुड है, किसी ने नहीं किया।
ये तो प्राइस मेक्स अ स्टोरी, बट आप ही सोचो नहीं, इतने नहीं, पैसे नहीं। इतनी जल्दी इतनी चीजों को कौन दे रहा है? नहीं नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल मान गया कि गवर्नमेंट वो वापस आ रही है। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ क्यों। अब जैसे आपने ये बात बोल दी कि चलिए ठीक है, थोड़ा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, थोड़ी फ्रीबीज देनी पड़ेंगी। जो लास्ट राउंड ऑफ मार्केट रैली आई थी वो इसीलिए तो आई थी क्योंकि बजट में जो फिस्कल डेफिसिट था वो इतना शानदार था, तो मार्केट को लगा था कि ये बहुत एक शानदार चीज हो गई, तो एक टेक्टोनिक शिफ्ट तो वहां पर आई थी। नहीं नहीं, तो वो एक्चुअली डी-रेटिंग तो होगी ना। और एग्जैक्टली आप सोचिए कि लास्ट 2-3 दिन पहले ही वो जो आरबीआई ने दिया $25 बिलियन का, वो आपने कहाँ सोचा था? डिविडेंड। और इतने प्रिसाइज, यू रियली बिलीव कि हमारी मार्केट में, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो 5.9 बजटेड था लेकिन वो 5.6 आया, तो लोगों ने भागना दौड़ना करके शेयर खरीदने शुरू कर दिए। एक और दूसरे तरीके से देखिए, अभी सब लोग कहते हैं कि ये तो सारे आज ब्रोकर्स ने बोला है, जिन सबको ब्लैकलिस्ट करने वाला हूं, कहते हैं जी कि इंडिया की ना वैल्यूएशन बड़ी हाई है। इंडिया की वैल्यूएशन बड़ी हाई है। एक तो कहता है वो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन हायर है एशिया से, ये है वो है। उसके बाद स्टॉक्स कौन से रेकमेंड करते हैं? खाली 50-60 पी वाले स्टॉक्स जो आज चल रहे हैं, जिनकी ग्रोथ होती है 8-9%, 10%। आप तो वो पीएसयू टाइप जो 10 पी 12 पी पे चल रहे हैं, वो तो बिक रहे हैं आपके हिसाब से। आप पहले कहते हो कि मार्केट बड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो स्टॉक रेकमेंड करते हो वो इंडिया के मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक। अब आप कह सकते हो नहीं, हमने ये इसलिए रेकमेंड किया है क्योंकि इस स्टॉक में कुछ चेंज है, तो वही मार्केट की स्टोरी थी। 1 स्टैंडर्ड डिविएशन हाई हम इसलिए थे क्योंकि चाइना पिट गया था, उसमें अब हम क्या करें? अगर चाइना वाली आप इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करोगे, उसमें 30% चाइना है, उससे वो उसका उसका वेट कम हो गया, उसकी वैल्यूएशन कम हो गई। अगर आप एशिया जापान करेंगे, उसमें चाइना का वेट और भी ज्यादा है शायद, तो उसमें वो उसकी वैल्यूएशन कम हो गई। फिर आप कहो जी हमारा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ गया है इसलिए मार्केट बड़ी नेगेटिव है। लेकिन अगर मार्केट खरीदनी है तो हमारे पास ये 5 स्टॉक हैं जो 70 पी पे चल रहे हैं, वो ले लीजिए। सेम फेलो सेम, सेम रिपोर्ट में हिस्से। अच्छा समीर जी, डिफेंस ये वो स्पेस जिसको लेके आज बाजार सबसे ज़्यादा पशुपेश में है। मतलब इस बार तो अर्निंग से बहुत अच्छी थी सर। भारत डायनेमिक्स की देखिए आप, बीडीएल ये मझगांव रॉक के नंबर्स को देखिए। जैसा कि अभी आपने कहा, ये जो नई गवर्नमेंट होगी, जो उसका जो स्वरूप होगा, दो अगर आप देखें कोलिशन पार्टनर्स होंगे, क्या डिफेंस पे सडनली इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत है, या फिर जो कल का प्राइस डैमेज हुआ इससे प्राइस डैमेज थोड़ा सा और हो तो ये क्या फिर से एक बार मुझे लचन लगता है करने कि के लायक है? इनमें क्या है कि वैल्यूएशन थोड़ी, मेरे पास भी है भारत इलेक्ट्रॉनिक, तो मेरे पास बड़े दिनों से पड़ा है। सो द है। पॉइंट इज, अब वो गिरा है, मैं ना बेच रहा हूँ ना खरीद रहा हूँ, क्योंकि अब वो पहले तो क्वांटिटी काफी थी और फिर वो बड़ी भी काफी थी, तो अब इसको रख रहे हैं। बट बिग पिक्चर में एक मिनट अगर बात करें, तो बिग पिक्चर में डायरेक्टली कोई रीजन नहीं है कि आप डिफेंस सेक्टर की, पहले तो डिफेंस सेक्टर का डेफिसिट से थोड़ा सा कम कनेक्शन इसलिए है क्योंकि आप इसमें कई चीजें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में एक स्टोरी ये थी, विच इज वाई मुझे अच्छी लगती थी, कि आपसे गवर्नमेंट से कोई ये नहीं कह रहा कि नए पैसे खर्चो। आप कह रहे हो कि जो चीजें हम अब्रॉड खर्चते थे, इंपोर्ट करते थे, एक तो वो हम इंडिया में करेंगे, हमने नेगेटिव लिस्ट बना ली, तो इसलिए वो इंडिया में होगा। एंड सेकंड थिंग इज वर्ल्ड वाइड, हर गवर्नमेंट को आजकल पता है कि थोड़ा सा आजकल कंट्री जैसे यूएस और ये वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो वो कई चीजें कह देते हैं कि आप वहां से नहीं इंपोर्ट कर सकते, मेरी नहीं कर सकते, ये चीज इज नॉट फॉर दिस कंट्री। तो अगर कोई लड़ाई हो जाए, थोड़ी आपकी इंटरनल वो होनी चाहिए। लेकिन वैल्यूएशन का आप क्या पता जी कि 37 टाइम्स होना चाहिए कि 32 टाइम्स होना चाहिए? तो मैं कहता हूँ आप 4-5 दिन वेट कर लो। हम भी वेट कर रहे हैं, नई गवर्नमेंट मंडे तक आ जाएगी, आपको 3-4 फेमिलियर अपने मिनिस्टर्स मिल जाएं, वही वाले जो पुराने थे, प्लस माइनस वही होने हैं, एटलीस्ट दोज गाइस। तो आपको लगेगा कि ठीक है, वी हैव टू ओनली डील, ये दो एलाइज के साथ डील करना है, जिसमें अगर मंडे तक किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो आप कहोगे हो गए जी, उनके साथ भी हो गए सब, एवरीबडी इज एक्सेप्टेड। फिर एवरी डे आप ये बातें नहीं करोगे, फिर नॉर्मल बातों में प्लस माइनस। लेकिन अगर कोई नया लेना चाहता है आदमी, जिसका पहले नहीं है, वो एक आध दिन में ले ले, आज ले ले, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट ब्रॉडली इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा ना कि ये चीजें गलत है। कौन कह रहा है कि रोड बनाना गलत है? कौन कह रहा है कि डिफेंस में ऑर्डर देना गलत है? आप कह रहे हो कि आपने ये सब किया लेकिन साथ में कुछ और चीजें नहीं की। अब उसमें दो हो सकता है, या तो आपको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं यहां पैसे नहीं खर्चूंगा, मैं वहां खर्चूंगा। मैं कह रहा हूं इतना जरूरत ही नहीं है। आप वहां 20-25, कुछ इससे ज्यादा कोई मांग भी नहीं रहा, $20-25 बिलियन भी अगर आप खरीद लोगे, वो डेफिसिट का 0.3% है। आज तक किसी ने नहीं बोला था कि हम ना नेक्स्ट ईयर इसलिए खरीद रहे हैं स्टॉक्स बिकॉज इंडिया ने अपना डेफिसिट 5.1 बोला है
फ्रॉम 5.9। आपको जी हमने 5.4 बोला है, प्लस माइनस किसी को मतलब नहीं है, अनलेस इट इज वे आउट ऑफ लाइन। और या आप थोड़ा सा चेंज भी कर दो इधर से उधर, बट टू से कि ये पूरा बंद हो जाएगा और ये पूरा शुरू हो जाएगा ना, वो तो कांग्रेस वालों ने भी नहीं करना था इतना बड़ा चेंज जितनी आप थिंकिंग कर रहे हो। अच्छा, ये कल इनफैक्ट मैंडेट आने से पहले अनुचर में बात करते कि पेट्रोल डीजल प्राइस माइट भी हाइक हो, पॉसिबिलिटी है। अब समीर सर एग्जैक्टली क्योंकि 3 स्टेट इलेक्शंस भी काफ़ी नज़दीक खड़े हैं, ये ओएमसीज पर आपका व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि ये भी एक सब्सटेंशियल गेन लेके बैठे हुए हैं। हमने अपनी मीटिंग में डिस्कस किया कि आपके पास 2 तरीके हैं लोगों को शो करने के लिए कि जी हम आपकी इन चीजों को ऑनर कर रहे हैं। आपको जी हमने ऑयल प्राइस कट कर दी ताकि आपको लगे कि पेट्रोल की प्राइस लोअर हो गई है। आपको पेट्रोल के यूजर जो है वो 25% ऑफ इंडिया है। आप अगर वो प्राइस कट ना करें और वो पैसे लेके डायरेक्ट दे दें, विच इज बेटर, पब्लिक को क्या चीज ज्यादा समझ आएगी? आप बोलो मैंने 2 रुपए 4 रुपए प्राइस कम कर दी ऑयल की, तो सबसे पहले तो हमारे मिस्टर ईरानी की गाड़ी के पैसे बच गए इंडिया में, उसको क्या फायदा हुआ? आपको अर्बन को फिर आपने हेल्प कर दी। फिर अगेन वही हुआ कि जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका तो फायदा नहीं हुआ, और मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास का फायदा हो गया ज्यादा, मतलब रिलेटिवली। इससे अच्छा है कि आप ये सब ना करो और आप, बट एनीवे ये सब चीजें टैक्स की होती है, विच मीन्स आप टैक्स कम या ज्यादा करो। अब आप कहो कि एचपीसीएल की जेब से मैं पैसे निकालूंगा, वो तो बड़ा गलत है, बट वो लॉजिक तो कांग्रेस ने भी छोड़ दी थी कि हम कंपनियों को नुकसान करा देंगे एंड कहेंगे ये आप छोड़ दो, वो तो एंड में उन्होंने भी खत्म कर दिया था। बट नाउ देयर हैज बीन, अभी ऑयल प्राइस कट हो गई है, अब ये प्राइस कट तो होना चाहिए। वैसे नेगेटिव तब है अगर आप बोलो गवर्नमेंट की मैं अपना टैक्स भी नहीं कम कर रहा, ऑयल प्राइस भी नहीं कम हुई, आप बिना बात में कंपनी को बोलो आप अपनी प्राइस कट करो 4 रुपए, दैट इज नेगेटिव। अगर आप अपना टैक्स कट कर रहे हो उसका ऑयल कंपनी से क्या मतलब है? अगर आप ऑयल प्राइस क्योंकि गिर गई है उसके हिसाब से वो कंपनी कट करे तो वो तो करना ही है। ये तो ना फ्री प्राइसिंग का मतलब है कि अगर कमोडिटी ऑयल प्राइस कम हो गई मैं फिर भी सारे प्रॉफिट मेरे हो गए, ना ना, ये नहीं है फ्री प्राइसिंग का मतलब। उसका मतलब है कि अगर वो घट गई बढ़ गई तो आप उस हिसाब से करते रहिए, एक्स्ट्रा हम आपसे नहीं मांगेंगे। ओके, आज मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स हैं। देखिए एक तरफ एबी फैशन जैसा स्टॉक 7% ऊपर है, डाबर 7%, सारे स्टॉक्स ऊपर। हाँ, लेकिन आइडिया कल के प्राइस में आज ठीक ठाक है। बिल्कुल, लीवर 7% ऊपर, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे खासे मोमेंटम आ रहे हैं। तो समीर फिर ये कहें कि ये बस एक 3-4 दिन का बस एक वॉलेटाइल फेज रहेगा, फिर मार्केट बैक टू स्क्वायर वन, या मतलब कुछ फर्क आएगा ही नहीं? मतलब नॉर्म उस वक्त के हिसाब से चलती रहेगी। फिर स्क्वायर वन का मतलब है कि मेरे को लगता है कल ही हो जाएगा। जैसे ही आज, अगर आज पता नहीं कल प्रेसिडेंट ने कहा जी चलो प्लीज कम एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट, तो आपको पहला वो हो गया। क्योंकि आप देखिए आज सुबह की डिस्कशन, अभी भी ये बातें हो रही हैं कि वो दूसरी वो तो नहीं बना लेंगे गवर्नमेंट, बिकॉज दैट इज अ चेंज। उस चेंज के लिए ये फॉल वगैरह ज्यादा जस्टिफाइड हो सकती थी, नॉट बिकॉज हम कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट गंदी अच्छी, हम ऐसी बातें करते ही नहीं है, बट वो ट्रांजिशन में बड़ा टाइम निकल जाता है। वो ट्रांजिशन में क्योंकि आप पुरानी पॉलिसीज को रोकते हो, फिर आपकी प्रायोरिटीज आती है डायरेक्टली। अब आप अगर सोचो कि ये करंट गवर्नमेंट सारी प्रायोरिटीज चेंज कर देगी बजट टाइम तक, और कहेगी ना ना हमने कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात करी है, हम तो 8,000 रुपीज क्योंकि हमने उसके मैनिफेस्टो में से कॉपी कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये थोड़ा प्रैक्टिकल बात है। सो प्रैक्टिकल ये है कि आप अपनी पॉलिसीज करते रहोगे जिसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं थी, एंड आप ट्वीक करोगे थोड़ा सा। एंड ये सब अगर कोई देखना चाहता है ब्लैक एंड व्हाइट में, सपोज फॉरेन इन्वेस्टर या कोई, तो उसको 3-4 दिन लगेंगे। वो मंडे तक ही कैन सी प्राइम मिनिस्टर हैविंग स्worn इन, ही कैन सी 4-5 मिनिस्टर जो उनको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है और ऑयल एंड गैस मिनिस्टर कौन है। उसके बाद प्लस माइनस फिर चलते रहोगे, बट ऑफ कोर्स यू कैन से कि ऑन द मार्जिन आप ओवर ओनरशिप वाले स्टॉक थोड़े कम कर दोगे तो उसमें पीएसयूज वगैरह थोड़ा हिट तो हो सकता है और हो रहा है। वो एज मच फॉर ओवर ओनरशिप है कि भाई ये नहीं कि सच्ची मुच्ची उनके ऑर्डर कम हो गए ज्यादा डिफेंस वालों के। कौन इतने ज्यादा कम डिफेंस ऑर्डर होते हैं? 2-4 तो कंपनियां बनाती हैं सब चीजें। ओके, नहीं बिल्कुल, ये बात आपने एकदम 16 आने सच कही। अच्छा, मैं क्योंकि आपने फॉरेनर्स की बात की, एक मार्केट में रिस्क ये बन रहा है समीर जी, और फॉरेनर्स देखिए जो उनकी वो ब्रोकरेजेस कह रही हैं थोड़ा उसके हिसाब से भी एक्ट करते हैं, और थोड़ा आजकल मोमेंटम प्लेयर्स भी हैं। मोमेंटम उनको चाइना में अच्छा खासा मिल रहा है, बाकी मार्केट में अच्छा खासा मिल रहा है।
तो क्या एक चीज़ तो मान के चल रहे हैं कि अभी एफआई की सेलिंग ही आएगी, बाइंग तो नहीं आने वाली है। एक रिस्क ये था कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पूरे पिछले 2 साल से फ्लोज के थ्रू सपोर्ट किया हुआ है इस मार्केट को, क्या वो एट रिस्क हो जाएगा? क्योंकि अगर वो हो गया तो दिक्कत है, और वो नहीं हुआ तो शायद सपोर्ट आ जाएगा। वो मुझे नहीं लग रहा। बाय द वे, अभी एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली जो मुझे भी नहीं पता था। लोग रोज कहते हैं कि 20,000 करोड़ का SIP आता है हर महीने। एक्चुअली अगर आप नेट SIP देखेंगे वो 8-9 हजार करोड़ का ही होता है। तो इतना भी कैरिड अवे नहीं हो रहे। मार्केट वाले भी इंटेलिजेंट, मतलब पब्लिक, वो ये नहीं है कि हर महीने आपको 20,000 करोड़ ब्लाइंडली दिए जा रहे हैं हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। उसमें वो खाली ग्रॉस SIP रिपोर्ट होता है एम्फी की तरफ से। ये तो रिपोर्ट है किसी ब्रोकर ने डाली थी फ्रॉम सम साइट। सो वो उन्होंने बड़े रिसर्च करके पता लगाया कि 8-9 हजार करोड़ का ही नेट होता है। क्योंकि हमारे मार्केटिंग वाले भी मुझे बोल रहे थे, मैंने कहा यार 20,000 करोड़ हर महीने आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो फिर पता लगा कि 8-9 हजार। व्हाट आई मीन इज इतना भी वाइल्ड नहीं है इनफ्लोज आउटफ्लो जिसमें आप बहुत हो जाए। लेकिन FI का मुझे नहीं लगता कि आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उनकी बाइंग अब नहीं होगी। ये नहीं है, रॉन्ग लॉजिक। ये रॉन्ग लॉजिक है बिकॉज जनरली दे बाय। एंड कुछ लोगों की ये थी कि हम इवेंट की वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों का था कि हमारे को हाई वैल्यूएशन है। बाय द वे, हमारे को कल शाम को ही एक बंदा $5 मिलियन दे गया, कहते हैं मुझे भी डाल। आ जाते हैं लोग, अलग अलग स्टाइल के लोग होते हैं, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई वो कर रहा है। बट ब्रॉडली अगर आप पूरे ग्रुप को इकट्ठा करें तो वो ऑल FIs टुगेदर, तो वो हर साल नॉर्मली पैसे डालते हैं। लास्ट ईयर भी तो 23 बिलियन डाले हैं या 22 बिलियन। तो ये कहना कि वो लास्ट ईयर के बाद क्या हो गया, बट एक आध महीना वेस्ट हो गया इस चक्कर में, आई एग्री। बट उसके बदले में उनको प्राइसेस सस्ती मिल गई, उनको ये पता लग गया कि हमें ये कितना लेना है, वो कितना लेना है, या उनके फंड मैनेजर को पता लग गया। एंड मे बी यू वेट फॉर द बजट, बट अनलेस आप आज ही कंक्लूड करो कि सब कुछ अब डिसअपॉइंटिंग होगा कि जी पहले तो गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से बनेगी, उसमें 2 हफ्ते लग जाएंगे वो करने में, नेगोशिएशन, हॉर्स ट्रेडिंग करने में, फिर उसके बाद बजट बड़ा ही गंदा होगा, टोटली पॉपुलिस्ट होगा, तो फिर आपके 6 महीने और चले जाएंगे, तब तक मार्केट और 15% गिर जाएगी। बट टुडे इतना कैसे कंक्लूड करें और किस लिए करें? अच्छा सर, ये अभी आपको कितना जो फ्रेश अमाउंट जो है, अभी आपने जिक्र किया, मैं अमाउंट दोबारा नहीं बोलूंगा, बट आपको अगर आपकी शॉपिंग एग्जांपल दे रहा था कि आउट ऑफ द ब्लू, कल तो कोई सोच भी नहीं रहा था कि पैसे भेज रहे हैं हमारे को। कल तो हमें था कि अब हम करें क्या। व्हाट आई एम सेइंग, बड़े लोग हैं वर्ल्ड में, हर वक्त कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इसमें बियॉन्ड पॉइंट नहीं होता ये कि वो अब वो आएंगे ही नहीं, ऐसे नहीं। पर समीर सर, आपने ये जाते जाते 2-3 चीज़ें देखी। आई मीन अर्निंग सीजन को देखा आपने, इस पॉलिटिकल आउटकम को देखा, मॉनसून खड़ा है, बजट पास खड़ा है, आपकी फिर भी शॉपिंग लिस्ट में अपीयर सबसे पहले क्या होगा? कंफर्टेबल कहाँ है आप? जैसे आपने अब क्या होगा, अब ऐसे नहीं होगा। अब क्या होगा कि पोर्टफोलियो को नए एनवायरनमेंट के लिए 4-5 इधर से उधर ट्वीक करने पड़ेंगे, हमें भी करने पड़ेंगे। क्योंकि हम भी कहेंगे यार PSU हमारे पास 28% यानी 22 होने चाहिए। फिर हम कहेंगे स्टेट बैंक को हम PSU गिने कि ना गिने, बिकॉज PSU को तो हम पूरा नॉन PSU दिनों से खरीदते थे, काइंड ऑफ थिंग। तो उसको अगर हटा दें तो 20 है, फिर 20 का क्या करें? फिर ऐसे करके 2-4 स्टॉक। आप, मेरा हमेशा ये फॉर्मूला रहा है कि 35 स्टॉक्स में आप 4 स्टॉक इधर से इधर करो एंड यू आर रेडी फॉर द न्यू एनवायरनमेंट। अब वो न्यू एनवायरनमेंट अभी क्या है कि बजट या लीडिंग अप टू द बजट में, या तो मार्केट से भी, क्योंकि कई स्टॉक होते हैं विच आर एक्चुअली ओके, हम कहते हैं नहीं अभी नहीं ले रहे यार, कोई किसी को इंटरेस्ट है नहीं। अब वो 8% बढ़ गया, हमें लगता है चलो ठीक है, वैसे भी बुरा नहीं था, लेकिन अब कम से कम उसमें स्टोरी आ गई। मेरा ये रहा है फॉर्मूला कि मुझे अंडर परफॉर्मर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो स्टॉक एक तो 1 ईयर में एंड 3 मंथ्स में थोड़ा आउट परफॉर्म किया हो, एंड साथ में व्हेन आई लुक एट मुझे लगे हाँ ये तो बड़ा लॉजिकल है यार, रादर देन सेइंग कि मुझे ना 52 वीक लो पे स्टॉक खरीदने हैं, मुझे स्टॉक लेने हैं जो कभी नहीं चले, बट पता नहीं मेरे लेने से क्यों चलने लग जाएंगे, मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं वैसे नहीं करता। आई एम नॉट प्रीएम्प्टिंग कि आई विल बाय इट एंड वेट बिकॉज 7 साल में वो आउट परफॉर्म करेगा। वो भी कई फंड मैनेजर्स का फॉर्मूला होता है। हमारा है कि वो स्टॉक हमें उस एनवायरनमेंट में पसंद नहीं था, पिछले एनवायरनमेंट में। अब ये 4 चीजें हुई हैं, लॉजिकल है, बारिश आ गई, ये हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है 4% इधर से उधर कर दो। दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज व्हाई हमारी ओवर टाइम कंसिस्टेंसी होती है, बिकॉज वी आर नॉट बाइंग एंड वेटिंग फॉर द वर्ल्ड टू डिस्कवर, वी आर वांटिंग कि कोई किसी ने शुरू कर दिया। तो समीर जी, एक आखिरी सवाल, मोटा मोटी मान के चलें कि अगले 5 से 10 साल में
वही कैगर रहेगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स का जो पिछले 5 से 10 साल में रहा? सर आप हमारी बात ना करें, आप यूएस मार्केट का कैगर देखें ना, उनका भी 11-12% होता है, क्योंकि उनका डॉलर में 8-9% होता है। 25 साल से यूएस का, जो आपको बड़ी एफिशिएंट मार्केट है, ये है वो है। ये एक फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड इक्विटी रिस्क प्रीमियम। मेरे पास एक बुक भी है, उसकी मैं आपको फोटो मतलब पेजेस भेज सकता हूँ, विच इज equity returns of any country and 10-year, because they say bond return, पता नहीं कौन सा ले रहे हैं, पर मैं 10-year assume कर रहा हूँ, 10-year bond return of the same country, और उन्हें 100 साल का डेटा लिख दिया कि भाई इस साल में ये रिटर्न था, जिस कंट्री में 100 साल का डेटा है, ये कंट्री इंडेक्स का रिटर्न था और ये उस साल का बॉन्ड रिटर्न है, और वो डिफरेंस को बोलते हैं ईआरपी। और ये हर मार्केट में हर कंट्री का, आई कैन सेंड यू फोटो इन 1 minute आफ्टर दिस, इज अराउंड 5-6% पर एनम। तो इंडिया में अगर आपका 10-year रिटर्न है 7 पॉइंट समथिंग, आप 5-6% ऐड कर लो, आपको मोटा माटी ओवर टाइम, नॉट एवरी ईयर बट 5-10 साल के पीरियड में आपको 12-14% मिल जाते हैं। और वो ही हमारे को अपनी अर्निंग ग्रोथ भी नजर आती है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, कंज्यूमर में, फाइनेंशियल में, आईटी में, सब घूम फिर के मिड टीन में ग्रो करते हैं, प्लस माइनस। राइट। फिर हमारी ग्रोथ कभी ज्यादा क्यों लगती है? क्योंकि कमोडिटी वाले गाइस जो कभी 2 मिलियन लूज करते हैं, फिर 2 मिलियन गेन करते हैं, उससे ओवरऑल अर्निंग्स हमारे सेंसेक्स की और निफ्टी की ज्यादा या कम लगती है। उन 10 कंपनियों को धक्के मारिए, बाकी 80% कंपनियां देखो, सबका ग्रोथ हर साल 13, 14, 12, 15% टाइम रेंज में रहता है, वही आपके रिटर्न होते हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल मार्केट में फिर वॉलेटिलिटी, बैंक निफ्टी फिर 200 पॉइंट नीचे। एक बार मानस के पास आ जाए। मानस, कोई फ्रेश स्टॉक आइडेंटिफाई किया क्या? देखिए, आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ स्टॉक चार्ट पे अभी भी अच्छे लगते हैं, और उनमें से जो एफएमसीजी काउंटर्स है वही बिल्कुल नजर में है अनुज जी। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो आई थिंक इस टाइम पे भी जो ट्रेड है वो यूबीएल में ही होगा। यूबीएल में अभी भी पोटेंशियल दिखता है। आई थिंक 2110 2120 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी भी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 2000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। एक सेल रिकमेंडेशन भी है, मेरे ख्याल से ओएनजीसी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट अभी और बढ़ सकती है, शायद आपको 210 तक के भाव देखने को मिले, तो यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं 241 के स्टॉप लॉस के साथ।